नमस्कार। और अब लीजिए सुनिए महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का पहला भाग। जन्म। संभवतः गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से 4 लड़के थे और दूसरे से 2। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बाकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी 4 विवाह हुए थे। पहले से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबारगढ़ ले जाती थी। बा माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादो बद्दी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, जो कि सुदामापुरी भी कहलाता था, 12 में मेरा जन्म हुआ। बचपन। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा, मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों के पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख ना सका। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर कुछ पढ़ने का मुझे शौक़ नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रमण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिनमें वह अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा।
मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक़ था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही न था। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी ए दलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते तथा अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने में मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुँचता और उनकी सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज़ नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना किया। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में खासकर दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 स्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बिठाया गया। इस कक्षा में थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ न आता था। भूमति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही ना सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं।
जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है? उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक होड़ सी रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी गरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उनमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूँ हारना नहीं चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो तो भाषाएं सीखना न सिर्फ बोझ रूप ना होगा बल्कि उनमें बहुत ही आनंद आएगा। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है। इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। बाल विवाह। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। हम 3 भाई थे, उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिनकी उम्र मुझसे 1 साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। तिस पर राज्य प्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुँचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई, हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। कस्तूरबाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था।
अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है, वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। साला में भी उसके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हम मिले, यह विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य क्रम में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। दुखद प्रसंग। हाई स्कूल में मेरे थोड़े से ही विश्वास पात्र 2 मित्र अलग अलग समय पर रहे। एक का संबंध लंबे समय तक नहीं टिका। यद्यपि मैंने उस मित्र को छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने दूसरे की सोहबत की, इसलिए पहले ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी सोहबत मेरे जीवन का एक दुखद प्रकरण है। यह सोहबत बहुत वर्षों तक रही। इस सोहबत को निभाने में मेरी दृष्टि सुधारक की थी। इन भाई की पहली मित्रता मेरे मंझले भाई के साथ थी। वे मेरे भाई की कक्षा में थे। मैं देख सका था कि उनमें कई दोस्त हैं, पर मैंने उन्हें वफादार मान लिया था। मेरी माताजी, मेरे ज्येष्ठ भाई और मेरी धर्मपत्नी तीनों को यह सोहबत कड़वी लगती थी। पत्नी की चेतावनी को तो मैं अभिमानी पति क्यों मानने लगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन मैं करता ही न था। बड़े भाई की बात मैं हमेशा सुनता था, पर उन्हें मैंने यह कहकर शांत किया, उसके जो दोस्त आप बताते हैं उन्हें मैं जानता हूँ। उसके गुण तो आप जानते ही नहीं। वह मुझे गलत रास्ते नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है। मुझे यह विश्वास है कि अगर वह सुधर जाए तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे विषय में निर्भय रहे। मैं नहीं मानता कि मेरी इस बात से उन्हें संतोष हुआ, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे मेरे रास्ते जाने दिया। बाद में मैं देख सका कि मेरा अनुमान ठीक नहीं था। जिन दिनों मैं इन मित्र के संपर्क में आया, उन दिनों राजकोट में सुधार पंथ का जोर था। मुझे इन मित्र ने बताया कि कई हिंदू शिक्षक छिपे छिपे मांसाहार और मद्यपान करते हैं। उन्होंने राजकोट के दूसरे प्रसिद्ध गृहस्थों के नाम भी दिए। मेरे सामने हाई स्कूल में कुछ विद्यार्थियों के नाम भी आए। मुझे तो आश्चर्य भी हुआ और दुख भी। कारण पूछने पर यह दलील दी गई, हम मांसाहार नहीं करते, इसलिए प्रजा के रूप में हम निर्वीय हैं। अंग्रेज हम पर इसलिए राज्य करते हैं क्योंकि वे मांसाहारी हैं। मैं कितना मजबूत हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ, सो तो तुम जानते ही हो। इसका कारण भी मांसाहार ही है। मांसाहारी को फोड़े नहीं होते, होने पर झट अच्छे हो जाते हैं। हमारे शिक्षक मांस खाते हैं। इतने प्रसिद्ध व्यक्ति मांस खाते हैं तो क्या बिना समझे खाते हैं? तुम्हें भी खाना चाहिए। खाकर देखो तो मालूम होगा कि तुम में कितनी ताकत आ जाती है। इसके अलावा मैं बहुत डरपोक था। चोर, भूत, सांप आदि के डर से घिरा रहता था। ये डर मुझे खूब हैरान भी करते थे। रात कहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में तो कहीं जाता ही न था। दिए के बिना सोना लगभग असंभव था। कहीं इधर से भूत ना आ जाए, कहीं उधर से चोर ना आ जाए और तीसरी जगह से सांप न निकल आए। इन्हीं दिनों नर्मद जी का नीचे लिखा पद स्कूलों में गाया जाता था। अंग्रेजों राज्य करे, देसी रहे दबाई, देसी रहे दबाई, जाने बेना शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पूरो, पूरो 5 सेने। इन सब बातों का मेरे मन पर पूरा असर हुआ। मैं पिघला। मैं यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज़ है, उससे मैं बलवान और साहसी बनूंगा। समूचा देश मांसाहार करे तो अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है। मांसाहार शुरू करने का दिन निश्चित हुआ। निश्चित दिन आया। अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है।
एक तरफ सुधार का उत्साह था, जीवन में महत्व का परिवर्तन करने का कौतूहल था, और दूसरी तरफ चोर की तरह छिपकर काम करने की शर्म थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि इनमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी की तरफ एकांत की खोज में कर चले। दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहाँ कोई देख न सके, और वहाँ मैंने कभी न देखी हुई वस्तु मांस देखी। साथ में भटियार खाने की डबल रोटी थी। दोनों में से एक भी चीज़ मुझे भाती नहीं थी। मांस चमड़े जैसा लगता था। खाना असंभव हो गया। मुझे कै होने लगी। खाना छोड़ देना पड़ा। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तब घर पर तो भोजन हो ही नहीं सकता था। जब माताजी भोजन के लिए बुलाती तब आज भूख नहीं है, खाना हजम नहीं हुआ है, ऐसे बहाने बनाने पड़ते थे। ऐसा कहते समय हर बार मुझे भारी आघात पहुंचता था, यह झूठ सो भी माँ के सामने। और अगर माता पिता को पता चले कि लड़के मांसाहारी हो गए हैं तब तो उन पर बिजली ही टूट पड़ेगी। ये विचार मेरे दिल को कुरेदते रहते थे। माता पिता को धोखा न देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, पर वह मित्रता नहीं छोड़ी। मैं मित्र को सुधारने चला था, पर खुद ही गिर और गिरावट का मुझे होश तक न रहा। इसी सोहबत के कारण मैं व्यभिचार में भी फंस जाता। एक बार मेरे ये मित्र मुझे वेश्याओं की बस्ती में ले गए। वहाँ मुझे योग्य सूचनाएं देकर एक स्त्री के मकान में भेजा। मुझे उसे पैसे वगैरह कुछ देना नहीं था, हिसाब हो चुका था। मुझे तो सिर्फ दिल बहलाव की बातें करनी थी। मैं घर में घुस तो गया, पर जिसे ईश्वर बचाना चाहता है वह गिरने की इच्छा रखते हुए भी पवित्र रह सकता है। उस कोठरी में मैं तो बिल्कुल अंधा बन गया। मुझे बोलने का भी होश न रहा। मारे शर्म के सन्नाटे में आकर उस औरत के पास खटिया पर बैठा, पर मुंह से बोल न निकाल सका। औरत ने गुस्से में आकर मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाई और दरवाजे की राह दिखाई। उस समय तो मुझे जान पड़ा कि मेरी मर्दानगी को बट्टा लगा, और मैंने चाहा कि धरती जगह दे दे और मैं उसमें समा जाऊं। पर इस तरह बचने के लिए मैंने सदा ही भगवान का आभार माना है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे 4 प्रसंग और आए हैं। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने प्रयत्न के बिना केवल परिस्थिति के कारण मैं बचा हूँ। चोरी और प्रायश्चित। अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक़ लगा। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी। उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूंकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूठ फेंक देते, हमने उन्हें चुराना शुरू किया। बीड़ी के ठूठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था, इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एकाध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल यह पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखे कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों के देखते तो बीड़ी पी ही नहीं जा सकती। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया, पर जहर खाने की हिम्मत ना हुई। दोनों मौत से डरे और यह निश्चय किया कि राम जी के मंदिर में जाकर दर्शन करके शांत हो जाए और आत्महत्या की बात भूल जाए। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। आत्महत्या के इस विचार का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों झूठी बीड़ी चुराकर पीने की और नौकर के पैसे चुराकर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत भूल गए। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था।
उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल ना था। कड़ा कटा कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि आगे कभी चोरी करूँगा ही नहीं। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सज़ा चाहिए। मैंने काँपते हाथों चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखों से मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी और फिर चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे थे, सो वापस लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वह चित्र आज संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वह मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। पिताजी की मृत्यु और मेरी दोहरी लज्जा। पिताजी भगंदर की बीमारी के कारण बिल्कुल शय्यावस्थ थे। उनकी सेवा में अधिकतर माताजी, घर का एक पुराना नौकर और मैं रहते थे। मेरे जिम्मे नर्स का काम था। उनका घाव धोना, उसमें दवा डालना, मरहम लगाने के समय मरहम लगाना, उन्हें दवा पिलाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो तैयार करना, यह मेरा खास काम था। रात हमेशा उनके पैर दबाना और इजाज़त देने पर अथवा उनके सो जाने पर सोना, यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा बहुत प्रिय थी। यद्यपि रोज़ रात को मैं पिताजी के पैर तो दबाता था, लेकिन उस समय मेरा मन शयन गृह की ओर भटकता रहता था। सो भी ऐसे समय जब स्त्री का संग धर्मशास्त्र, वैद्यक शास्त्र और व्यवहार शास्त्र के अनुसार त्याज्य था। जब मुझे सेवा के काम से छुट्टी मिलती तो मैं खुश होता और पिताजी के पैर छूकर सीधा शयन गृह में पहुंच जाता। अवसान की घोर रात्रि समीप आई। उन दिनों मेरे चाचा जी राजकोट में थे। रात के 10:30 या 11 बजे होंगे। मैं पैर दबा रहा था। चाचा जी ने मुझसे कहा, जा अब मैं बैठूंगा। मैं खुश हुआ और सीधा शयन गृह में पहुंचा। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में थी, पर मैं सोने कैसे देता। मैंने उसे जगाया। 5-7 मिनट बीते होंगे। इतने में जिस नौकर की मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, उसने आकर किवाड़ खटखटाया। मुझे धक्का सा लगा। मैं चौंका। नौकर ने कहा, उठो, बापू बहुत बीमार हैं। मैं जानता था कि वे बहुत बीमार तो थे ही, इसलिए यहाँ बहुत बीमार का विशेष अर्थ समझ गया। एकदम बिस्तर से कूद पड़ा। कह तो सही, बात क्या है? जवाब मिला, बापू गुजर गए। मेरा पछताना किस काम आता। मैं बहुत शर्माया, बहुत दुखी हुआ। दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंचा। बात मेरी समझ में आई कि अगर मैं विषयान्ध न होता तो इस अंतिम घड़ी में यह वियोग मुझे नसीब न होता। इस काले दाग को मैं आज तक मिटा नहीं सका, भूल नहीं सका। और मैंने हमेशा माना है कि यद्यपि माता पिता के प्रति मेरी अपार भक्ति थी, उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता था, तथापि सेवा के समय भी मेरा मन विषय को छोड़ नहीं सकता था। यह उस सेवा में रह गई अक्षम्य त्रुटि थी। इसी से मैंने अपने को एक पत्नी व्रत का पालन करने वाला मानते हुए भी विषयान्ध माना है। इससे मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्त होने से पहले कई धर्म संकट सहने पड़े। धार्मिक संभाव का विकास। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीति की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी न मिला। जो हवेली से न मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेतादि के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। यह जब बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम
मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभाबाई का बोया हुआ बीज है। जिस चीज़ का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज़ रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लाधा महाराज रामचंद्र जी के परम भक्त थे। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे, स्वयं उसके रस में लीन हो जाते थे और श्रोताजनों को भी लीन कर देते थे। यह रामायण श्रवण रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास जी की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। राजकोट में मुझे अनायास ही सब संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। मैंने हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय का आदर करना सीखा, क्योंकि माता पिता वैष्णव मंदिर में, शिवालय में और राम मंदिर में भी जाते और हम भाइयों को भी साथ ले जाते या भेजते थे। फिर पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई न कोई हमेशा आते रहते थे। वे पिताजी के साथ धर्म और व्यवहार की बातें किया करते थे। इसके सिवा पिताजी के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की चर्चा करते और पिताजी उनकी बातें सम्मानपूर्वक और अक्सर रसपूर्वक सुना करते थे। नर्स होने के कारण ऐसी चर्चा के समय मैं अक्सर हाजिर रहता था। इस सारे वातावरण का प्रभाव मुझ पर यह पड़ा कि मुझ में सब धर्मों के लिए समान भाव पैदा हो गया। एक ईसाई धर्म अपवाद रूप था, उसके प्रति कुछ अरुचि थी। उन दिनों कुछ ईसाई हाई स्कूल के कोने पर खड़े होकर व्याख्यान दिया करते थे। वे हिंदू देवताओं की और हिंदू धर्म को मानने वालों की बुराई करते थे। मुझे यह असह्य मालूम हुआ। मैं एकाध बार ही व्याख्यान सुनने के लिए खड़ा रहा होऊंगा। दूसरी बार फिर वहाँ खड़े रहने की इच्छा ही न हुई। उन्हीं दिनों एक प्रसिद्ध हिंदू के ईसाई बनने की बात सुनी। गांव में चर्चा थी कि उन्हें ईसाई धर्म की दीक्षा देते समय गोमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उनकी पोशाक भी बदल दी गई और ईसाई बनने के बाद वे भाई कोट पतलून और अंग्रेजी टोपी पहनने लगे। इन बातों से मुझे पीड़ा पहुंची। जिस धर्म के कारण गोमांस खाना पड़े, शराब पीनी पड़े और पोशाक बदलनी पड़े, उसे धर्म कैसे कहा जाए? मेरे मन ने यह दलील की। फिर यह सुनने भी आया कि जो भाई ईसाई बने थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म की, रीति रिवाजों की और देश की निंदा करना शुरू कर दिया था। इन सब बातों से मेरे मन में ईसाई धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई। इस तरह यद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति संभाव जागा, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मुझ में ईश्वर के प्रति आस्था थी। पर एक चीज़ ने मन में जड़ जमा ली, यह संसार नीति पर टिका हुआ है। नीति मात्र का समावेश सत्य में है। सत्य को तो खोजना ही होगा। दिन पर दिन सत्य की महिमा मेरे निकट बढ़ती गई। सत्य की व्याख्या विस्तृत होती गई और अभी भी हो रही है। फिर नीति का एक क्षम्य दिल में बस गया। अपकार का बदला अपकार नहीं, उपकार ही हो सकता है। यह एक जीवन सूत्र ही बन गया। उसने मुझ पर साम्राज्य चलाना शुरू किया। अपकारी का भला चाहना और करना, इसका मैं अनुरागी बन गया। इसके अनगिनत प्रयोग हुए। यह चंपयकारी क्षम्य यह है। पाड़ी आपने पाए, भलू भोजन तो दीजय, आवी नमावे शीस, दंडवट कोडे कीजय, आपड़ घासे दाम, काम महुरनी करिए, आप उगारे प्राण, ते तड़ा दुखमा मरिए, गुड़ केडे तो दूस दस गड़गड़ो, मन वाचा कर्मे करी, और गुड़ केडे जो गुड़ करे ते जगमा जितियो सही। अर्थात जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराए, जो आकर हमारे सामने शीश नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें, जो हमारे लिए एक पैसा खर्च करे उसका हम मुहरों की कीमत का काम कर दे, जो हमारे प्राण बचावे उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्राण तक निछावर कर दे, जो हमारा उपकार करे उसका तो हमें मन वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना ही चाहिए। लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वालों के प्रति भी उपकार करता है। विलायत की तैयारी।
सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बड़ों की इच्छा थी कि पास हो जाने पर मुझे आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए। कॉलेज बम्बई में भी था और भावनगर में भी। भावनगर का खर्च कम था, इसलिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में भर्ती होने का निश्चय हुआ। कॉलेज में मुझे अध्यापकों के व्याख्यानों में न रस आता और न ही मैं उन्हें समझ पाता। इसमें दोष अध्यापकों का नहीं, मेरी कमजोरी का ही था। उस समय के सामलदास कॉलेज के अध्यापक तो प्रथम पंक्ति के माने जाते थे। पहला सत्र पूरा करके मैं घर आया। कुटुंब के पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान व्यवहार कुशल ब्राह्मण मावजी दवे थे। पिताजी के स्वर्गवास के बाद भी उन्होंने कुटुंब के साथ संबंध बनाए रखा। वे छुट्टी के इन दिनों में घर आए। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। जब सुना कि मैं सामलदास कॉलेज में हूँ तो बोले, जमाना बदल गया है। तुम भाइयों में से कोई कबा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं होगा। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इससे उठवाना चाहिए। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 रुपये की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं। और अगर उसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनाएं तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत से तैयार हो चुके होंगे। आपको इसे विलायत भेजना चाहिए। केवलराम कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है। 3 साल में पढ़कर लौट आएगा। खर्च भी 4-5 हज़ार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। वे चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दीजिए। विलायत में मेरे केवलराम के कई दोस्त हैं, वह उनके नाम सिफारिशी पत्र दे देगा तो इसे वहाँ कोई कठिनाई नहीं होगी। जोशी जी ने मेरी तरफ देखकर मुझे से ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह के स्वीकृत होने में उन्हें कोई शंका ही न हो। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यहीं पढ़ते रहना है? मुझे जो भाता था मैंने वैद्य से बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेजे तो बहुत ही अच्छा है। माताजी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूँ। मेरी बात पर विचार कर देखिए। जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूँगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। माताजी को कुछ सूझ न पड़ा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं। बड़े भाई को दूसरा विचार सूझा। पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमारे परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है। चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है। संभव है वे राज्य की तरफ से तुझे थोड़ी बहुत मदद कर दे। मुझे यह सब अच्छा लगा। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। मैं पोरबंदर पहुंचा। चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया। सारी बात सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनता हूँ उससे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनके रहन सहन में और साहबों के रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने का कोई बंधन उन्हें होता नहीं। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती ही नहीं। पोशाक देखो तो वह भी उनके जैसी। यह सब हमारे कुटुंब को शोभा न देगा। मैं बाधक नहीं बनूंगा। सच्ची इजाज़त तो तेरी माँ की ही है। अगर वह तुझे इजाज़त दे दे तो खुशी खुशी जाना। इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मेरा आशीर्वाद तो तुझे है ही। मैंने कहा, इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता। अब मुझे अपनी माँ को राज़ी करना होगा। पर लेली साहब के नाम आप मुझे सिफारसी पत्र तो देंगे ना? चाचा जी ने कहा, सो मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन हैं। तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना। वे ज़रूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे।
मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वे मुझसे मिले और मुझे यह कहकर ऊपर चले गए, तू बीए कर ले, फिर मुझसे मिलना, अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई के प्रति मेरी अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा न थी। उनका प्रेम पिता के समान था। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज करके भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उनसे 2-3 हज़ार रुपये से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बीड़ा उठाया। माताजी कैसे समझती, उन्होंने सब तरह से पूछताछ शुरू कर दी। कोई कहता नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं, कोई कहता वहाँ शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माताजी ने मुझे ये सारी बातें सुनाई। मैंने कहा, पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते। माताजी बोली, मुझे तेरा विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा, मेरी तो अक्ल काम नहीं करती। मैं बेचर जी स्वामी से पूछूंगी। बेचर जी स्वामी मोड़ बनियों में से बने हुए एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे। उन्होंने मदद की। वे बोले, मैं इस लड़के से इन तीनों चीज़ों के व्रत लिखवाऊंगा, फिर इसे जाने देने में कोई हानि नहीं होगी। उन्होंने प्रतिज्ञा लिवाई और मैंने मांस, मदिरा तथा स्त्री संग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दी। बड़ों से आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। बम्बई की यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए। अच्छे काम में सविघ्न आते हैं। बम्बई का बंदरगाह जल्दी न छूट सका। जाति बहिष्कृत। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुंचा। बम्बई मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इस बीच जाति में खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोड़ बनिया विलायत नहीं गया था। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गई। हाजिर रहने में मुझे ना तो संकोच हुआ ना डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का कुछ रिश्ता भी था। पिताजी के साथ उनका संबंध था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। इस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो पाती, वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेस मात्र भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्या अध्ययन ही करना है। फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूँगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूँ। आप पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो ब्राह्मण विद्वान मेरे पिताजी के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है। पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। मैं लाचार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे 2-4 बातें सुनाई। मैं निर्मेष बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे 1.25 रुपये का दंड लिया जाएगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली। सन 1888 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बम्बई का बंदरगाह छोड़ा। आखिर लंदन पहुंच गया।
जहाज़ में मुझे समुद्र का तो जरा भी कष्ट नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते जाते वैसे वैसे मैं अधिक परेशान होता जाता। स्टुअर्ड के साथ बातचीत करने में भी शर्माता था। अंग्रेजी में बातें करने की मुझे आदत ही न थी। मजूमदार को छोड़कर दूसरे सब मुसाफिर अंग्रेज़ थे। मैं उनके साथ बोल न पाता था। दुख सुख सहते हुए यात्रा समाप्त करके हम साउथैम्पटन बंदरगाह पर पहुँचे। मेरे पास 4 सिफारसी पत्र थे। डॉक्टर प्राणजीवन मेहता के नाम, दलपत राम शुक्ल के नाम, प्रिंस रणजीत सिंह जी के नाम और दादा भाई नौरोजी के नाम। मैंने साउथैम्पटन से डॉक्टर मेहता को एक तार भेजा था। जहाज़ में किसी ने सलाह दी थी कि विक्टोरिया होटल में ठहरना चाहिए। इस कारण मजूमदार और मैं उस होटल में पहुँचे। मैं तो अपनी सफ़ेद पोशाक की शर्म से ही गड़ा जा रहा था। इस पर होटल में पहुँचने पर पता चला कि अगले दिन रविवार होने से ग्रिंडले के यहाँ से सामान सोमवार तक नहीं आएगा। इससे मैं परेशान हुआ। 7-8 बजे डॉक्टर मेहता आए। उन्होंने प्रेम भरा विनोद किया। मैंने अनजाने रेशमी रोए वाली उनकी टोपी देखने के ख्याल से उठाई और उस पर उल्टा हाथ फेरा। इससे टोपी के रोए खड़े हो गए। डॉक्टर मेहता ने देखा तो मुझे तुरंत ही रोका, पर अपराध तो हो चुका था। उनके रोकने का नतीजा तो यही निकल सकता था कि दोबारा वैसा अपराध न हो। समझिए कि यहीं से यूरोप के रीति रिवाजों के संबंध में मेरी शिक्षा का श्री गणेश हुआ। डॉक्टर मेहता हंसते हंसते बहुत सी बातें समझाते जाते थे। किसी की चीज़ छूनी नहीं चाहिए। किसी से जान पहचान होने पर जो प्रश्न हिंदुस्तान में यूँ ही पूछे जा सकते हैं वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते। बातें करते समय ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से बात करते समय सर कहने का जो रिवाज है वह यहाँ अनावश्यक है। सर तो नौकर अपने मालिक से अथवा अपने बड़े अफसर से कहता है। फिर उन्होंने होटल में रहने के खर्च की भी चर्चा की और सुझाया कि किसी निजी कुटुंब में रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस विषय में अधिक विचार सोमवार पर छोड़ा गया। कई सलाहें देकर डॉक्टर मेहता विदा हुए। डॉक्टर मेहता सोमवार को मुझसे मिलने विक्टोरिया होटल पहुँचे। वहाँ उन्हें हमारा नया पता मिला। इससे वे नई जगह आकर मिले। मैंने आभारपूर्वक उनका सुझाव मान लिया। मैं मित्र के घर पहुँचा। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा, अंग्रेजी रीति रिवाज सिखाए। यह कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में थोड़ी बातचीत करने की आदत उन्हीं ने डलवाई। मेरे भोजन का प्रश्न बहुत विकट हो गया। बिना नमक और मसालों वाली साग सब्जी रुचती नहीं थी। घर की मालकिन मेरे लिए कुछ बनावे तो क्या बनावे। सवेरे तो ओटमील की लपसी बनती, उससे पेट कुछ भर जाता। दोपहर को सिर्फ रोटी, पत्तों वाली एक भाजी और मुरब्बे पर गुजर करता था। यही खुराक शाम के लिए भी थी। मैं देखता कि रोटी के तो 2-3 टुकड़े ही लेने की रीत है। इससे अधिक मांगते शर्म लगती थी। मुझे डटकर खाने की आदत थी। भूख तेज़ थी और खूब खुराक चाहती थी। दोपहर या शाम को दूध नहीं मिलता था। मेरी यह हालत देखकर एक दिन मित्र चिढ़ गए और बोले, अगर तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें निश्चय ही वापस भेज देता। यहाँ की हालत जाने बिना निरक्षर माता के सामने की गई प्रतिज्ञा का मूल्य ही क्या है। वह तो प्रतिज्ञा ही नहीं कही जा सकती। मैं तुमसे कहता हूँ कि कानून इसे प्रतिज्ञा नहीं मानेगा। ऐसी प्रतिज्ञा से चिपटे रहना तो निरा अंधविश्वास कहा जाएगा और ऐसे अंधविश्वास में फंसे रहकर तुम इस देश से अपने देश में कुछ भी ना ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, तुम्हें वह अच्छा भी लगा है। जहाँ खाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ खाया और जहाँ खाने की खास ज़रूरत है वहाँ छोड़ा। यह कैसा आश्चर्य है।
मैं टस से मस नहीं हुआ। एक दिन मित्र ने मेरे सामने बेंथम का ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। उपयोगितावाद वाला अध्याय पढ़ा। मैं घबराया। भाषा ऊंची थी, मैं मुश्किल से समझ पाता। उन्होंने उसका विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसी सूक्ष्म बातें समझ नहीं पाता। मैं स्वीकार करता हूँ कि मांस खाना चाहिए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का बंधन तोड़ नहीं सकता। उसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है कि दलील में मैं आपको कभी जीत नहीं सकता, पर मूर्ख समझकर अथवा हठी समझकर इस मामले में मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको प्रेम को समझता हूँ, आपका आशय समझता हूँ, आपको मैं अपना परम हितैषी मानता हूँ, पर मैं यह भी देख रहा हूँ आपको दुख होता है, इसी से आप इतना आग्रह करते हैं, पर मैं लाचार हूँ, मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। मित्र देखते रहे। उन्होंने पुस्तक बंद कर दी। बस अब मैं बहस नहीं करूँगा कहकर वे चुप हो गए। मैं खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने बहस करना छोड़ दिया। डॉक्टर मेहता और भाई दलपत राम शुक्ल ने सोचा कि अब मुझे किसी कुटुंब में रहना चाहिए। भाई शुक्ल ने वेस्ट केसिंगटन में एक एंग्लो इंडियन का घर खोज निकाला और मुझे वहाँ रखा। घर की मालकिन एक विधवा थी। उससे मैंने मांस त्याग की बात कही। बुढ़िया ने मेरी सार संभाल की जिम्मेदारी ली। मैं वहाँ रहने लगा। वहाँ भी मुझे रोज़ भूखा रहना पड़ता था। मैंने घर से मिठाई वगैरह खाने की चीज़ें मंगाई थी, पर वे अभी आई नहीं थी। सब कुछ फीका लगता था। बुढ़िया हमेशा पूछती कि वह करे क्या, तिस पर मैं अभी तक शर्माता था। बुढ़िया की 2 लड़कियां थी। वे आग्रह करके थोड़ी अधिक रोटी देती, पर वे बेचारी क्या जाने कि उनकी समूची रोटी खाने पर ही मेरा पेट भर सकता था। लेकिन अब मैं होशियारी पकड़ने लगा था। अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी। मुश्किल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। यह भाई शुक्ल का प्रताप था। हिंदुस्तान में मैंने समाचार पत्र कभी पढ़े नहीं थे, पर बराबर पढ़ते रहने के अभ्यास से उन्हें पढ़ने का शौक़ मैं पैदा कर सका था। डेली न्यूज़, डेली टेलीग्राफ और पेलमेल गजेट, इन पत्रों को सरसरी निगाह से देख जाता था, पर शुरू में तो इसमें मुश्किल से 1 घंटा खर्च होता था। मैंने घूमना शुरू किया। मुझे निरामिष अर्थात अन्नाहार देने वाले भोजन गृह की खोज करनी थी। घर की मालकिन ने भी कहा था कि खास लंदन में ऐसे गृह मौजूद हैं। मैं रोज़ 10-12 मील चलता था। किसी मामूली से भोजन गृह में जाकर पेट भर रोटी खा लेता था, पर उससे संतोष न होता था। इस तरह भटकता हुआ एक दिन मैं हैरिंगटन स्ट्रीट पहुंचा और वहां के वेजिटेरियन रेस्तरां का नाम पढ़ा। मुझे वह आनंद हुआ जो बालक को मनचाही चीज़ मिलने से होता है। हर्ष विभोर होकर अंदर घुसने से पहले मैंने दरवाजे के पास की शीशी वाली खिड़की में बिक्री की पुस्तकें देखी। उनमें मुझे साल्ट की अन्नाहार की हिमायत नाम पुस्तक दिखी। 1 शिलिंग में मैंने वह खरीद ली और फिर भोजन करने बैठा। विलायत आने के बाद यहाँ पहली बार भरपेट भोजन मिला। ईश्वर ने मेरी भूख मिटाई। साल्ट की पुस्तक पढ़ी, मुझ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक अर्थात विचारपूर्वक अन्नाहार में विश्वास करने लगा। माता के निकट की गई प्रतिज्ञा अब मुझे विशेष आनंद देने लगी। सभ्य अंग्रेजी पोशाक में अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। इस बीच मेरे उन मित्र को भी मेरी चिंता बनी ही रही। उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक दिखाने के लिए न्योता दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हाबर्न भोजन गृह में भोजन करना था। सैकड़ों के बीच हम 2 मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई। वह सूप की थी। मैं परेशान हुआ। मित्र से क्या पूछता। मैंने परोसने वालों को अपने पास बुलाया। मित्र समझ गए। चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोचपूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस है या नहीं। ऐसे गृह में यह जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे से भोजन गृह में खा लो और बाहर ही मेरी राह देखो।
मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहार वाला भोजन था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ न पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हम नाटक देखने गए। मित्र ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द मुंह से न निकाला। मेरे पास तो कहने को था ही क्या। अब तक मैं कुटुंबों में रहता था, अब उसके बदले अपना ही कमरा लेकर रहने का मैंने निश्चय किया और यह भी तय किया कि काम के अनुसार अनुभव प्राप्त करने के लिए अलग अलग मोहल्लों में घर बदलता रहूँगा। घर मैंने ऐसी जगह पसंद किए जहाँ से काम की जगह आधे घंटे में पैदल पहुँचा जा सके और गाड़ी भाड़ा बचे। इससे पहले जहाँ जाना होता वहाँ का गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता। अब काम पर जाते हुए ही घूमने की व्यवस्था जम गई और इस व्यवस्था के कारण मैं रोज़ 8-10 मील तक आसानी से घूम लेता था। खासकर इस एक आदत के कारण मैं विलायत में शायद ही कभी बीमार पड़ा होऊंगा। मेरा शरीर काफ़ी कस गया। कुटुंब में रहना छोड़कर मैंने 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए और दूसरा बैठक के रूप में। यह फेरमार की दूसरी मंजिल कही जा सकती है, तीसरा फेरफार अभी होना शेष था। इस तरह आधा खर्च बचा, लेकिन समय का क्या हो। मैं जानता था कि बैरिस्टरी की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए मुझे बेफिक्री थी, पर मेरी कच्ची अंग्रेजी मुझे दुख देती थी। लेली साहब के शब्द, तुम बीए हो जाओ फिर आना, मुझे चुभते थे। मैंने सोचा मुझे बैरिस्टर बनने के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगाया, कई मित्रों से मिला। मैंने देखा कि वहाँ जाने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई लंबी चलेगी। मैं 3 साल से अधिक रह नहीं सकता था। किसी मित्र ने कहा, अगर तुम्हें कोई कठिन परीक्षा ही देनी हो तो तुम लंदन की मैट्रिकुलेशन पास कर लो, उसमें मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी और साधारण ज्ञान बढ़ेगा, खर्च बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मुझे यह सुझाव अच्छा लगा, पर परीक्षा के विषय देखकर मैं चौंका। लैटिन और दूसरी एक भाषा अनिवार्य थी। लैटिन कैसे सीखी जाए? पर मित्र ने सुझाया, वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है। लैटिन जानने वालों के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। इसके सिवा लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व बढ़ता है। इन सब दलीलों का मुझ पर असर हुआ। मैंने सोचा मुश्किल हो चाहे ना हो, पर लैटिन तो सीख ही लेनी चाहिए। फ्रेंच की शुरू हुई पढ़ाई को पूरा करना है, इसलिए निश्चय किया कि दूसरी भाषा फ्रेंच हो। मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्ग चलता था, उसमें भर्ती हो गया। वहाँ हर 6ठे महीने परीक्षा होती थी। मेरे पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। यह काम मेरे बूते के बाहर था। परिणाम यह हुआ कि सभ्य बनने की जगह मैं अत्यंत उद्यमी विद्यार्थी बन गया। समय पत्रक बनाया, 1-1 मिनट का उपयोग किया, पर मेरी बुद्धि या स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों के अतिरिक्त लैटिन और फ्रेंच की तैयारियां कर सकूं। परीक्षा में बैठा, लैटिन में फेल हो गया। दुख तो हुआ, पर हिम्मत नहीं हारा। लैटिन में रुचि पैदा हो गई थी। मैंने सोचा कि दूसरी बार परीक्षा में बैठने से फ्रेंच अधिक अच्छी हो जाएगी और विज्ञान में नया विषय ले लूँगा। प्रयोगों के अभाव में रसायन शास्त्र मुझे रुचता ही ना था, यद्यपि अब देखता हूँ कि उसमें खूब रस आना चाहिए था। देश में तो यह विषय सीखा ही था, इसलिए लंदन की मैट्रिक के लिए भी पहली बार इसी को पसंद किया था। इस बार प्रकाश और उष्णता का विषय लिया। यह विषय आसान माना जाता था, मुझे भी आसान प्रतीत हुआ। पुनः परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन सहन में अधिक सादगी लाने का मेरा प्रयत्न शुरू हुआ। मैंने अनुभव किया कि अभी मेरे कुटुंब की गरीबी के अनुरूप मेरा जीवन सादा नहीं बना है। भाई की तंगी के और उनकी उदारता के विचारों ने मुझे व्याकुल बना दिया। जो लोग हर महीने 15 पाउंड 8 पाउंड खर्च करते थे, उन्हें जो तो छात्रवृत्तियाँ मिलती थी। मैं देखता था कि मुझसे भी अधिक सादगी से रहने वाले लोग हैं। मैं ऐसे गरीब विद्यार्थियों के संपर्क में ठीक ठाक आया था। एक विद्यार्थी लंदन की गरीब बस्ती में हफ्ते के 2 शिलिंग देकर एक कोठरी में रहता था और लोकॉर्ड की कोको की सस्ती दुकान
में से 2 पेनी का कोको और रोटी खाकर अपना गुजारा करता था। उससे स्पर्धा करने की तो मेरी शक्ति नहीं थी, पर मैंने अनुभव किया कि मैं अवश्य ही 2 के बदले 1 कमरे में रह सकता हूँ और आधी रसोई अपने हाथ से भी बना सकता हूँ। इस प्रकार मैं हर महीने 4 या 5 पाउंड में निर्वाह कर सकता हूँ। सादगी के रहन सहन पर पुस्तकें भी पढ़ चुका था। 2 कमरे छोड़ दिए और हफ्ते के 8 शिलिंग पर 1 कमरा किराए पर लिया। एक अंगीठी खरीदी और सुबह का भोजन हाथ से बनाना शुरू किया। इसमें मुश्किल से 20 मिनट खर्च होते थे। ओटमील की लपसी बनाने और कोको के लिए पानी उबालने में कितना समय लगता। दोपहर का भोजन बाहर कर लेता और शाम को फिर कोको बनाकर रोटी के साथ खा लेता। इस तरह मैं 1 से सवा शिलिंग के अंदर रोज़ के अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख गया। यह मेरा अधिक से अधिक पढ़ाई का समय था। जीवन सादा बन जाने से समय अधिक बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठा और पास हुआ।